सबसे पहले तो बेटा आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत-बहुत। और आई होप आप सबके रोज़े ठीक जा रहे हैं और आप खूब इबादत कर रहे हैं। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको भी इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तौफ़ीक अता करे। और जहाँ हम इबादत कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता है कि इल्म हासिल करना भी एक इबादत है, पढ़ना भी एक इबादत है। हम इस इबादत से क्यों महरूम रहें जी? तो इसीलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया यूनिवर्सिटी ने कि आपको इस इबादत करने का भी मौका मिले। इल्म हासिल करना जो है वो जी बिल्कुल इबादत है और बेहतरीन इबादत है। तो हमें भी इबादत का मौका मिला आपको इल्म दे के और आपको भी मिला इल्म हासिल करके। तो चलें जी, दैट्स वेरी गुड। और इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर आप में से भी और आप लोगों के लिए तो इतना मुश्किल नहीं, मॉर्निंग वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग अमूमन सहरी करके सोते हैं। तो बट स्टिल थोड़ी मेरा ख़्याल है 10-15 दिन की बात है बेटा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी क्लासेस का टाइम भी कम हो चुका है। तो इसकी वज़ह से हम मैं जो हूँ आज कम से कम एक ही सेशन करूँगा ज़ूम का। और इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी तो नहीं, लेकिन एक छोटा सेशन होगा हमारा और एक सेशन ही आज करके ख़त्म कर दी जाएगी क्लास। तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ते जी, क्योंकि स्टैमिना भी नहीं बना रमज़ान में पढ़ने का। आहिस्ता-आहिस्ता हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस मीनवाइल मार्क करते जाएँ। और जी, नूर ज़ैनब ने कोई सवाल पूछना है? नहीं, अच्छा वैसे ही याद हो गया। चलें, सो मूविंग ऑन, हम लोग पढ़ रहे थे एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। और हमने अभी तक आपके सामने ये जो स्लाइड है, इनमें से पहले 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। हमने पहले डिस्कस किया प्रिंसिपल वर्सेस रूल अप्रोच को। फिर हमने एक पिएजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ी, व्हिच वाज वेरी कलरफुल इन रिगार्ड्स। वो जो वीडियो आपने देखी थी वो बड़ी कलरफुल सी एक वीडियो थी। और इसी तरह आपने एक वीडियो भी देखी थी और साथ पढ़ा भी था, कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये 2 टॉपिक्स आपने पढ़े। अभी आपको पता चला कि हमारे एथिक्स बनते कैसे हैं। पहली बात ये हमारा दिमाग कैसे बनता है, दूसरी बात ये हमारे एथिक्स कैसे बनते हैं। तो ये तो आप देख चुके हैं। अब उन एथिक्स को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हम मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी बन गया, हमारे एथिक्स भी बन गए। अब उन्हीं एथिक्स और दिमाग के साथ आप लोगों ने एक डिसीजन लेना है जो कि आपकी नज़र में एथिकल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ। बेटा ये जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या ये जो मॉडल्स आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो जो डिसीजन होगा वो सबके लिए एथिकल होगा। अगेन मैं बार-बार ये चीज़ बताऊँगा और अभी भी बता रहा हूँ कि एथिक्स हर एक के डिफरेंट हैं। तो इसी तरह वो जो डिसीजन लिया जाएगा, वो भी उसका ये मतलब नहीं कि एक यूनिवर्सल एथिकल डिसीजन लिया जाएगा। नहीं आप कहेंगे कि हम फँस गए हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ बुरी है, तो हम ये मॉडल यूज़ करेंगे तो हमारा वही डिसीजन आएगा जो अच्छा है। नहीं भाई, आपके लिए जो अच्छा है वही बात है, उसी मॉडल को फॉलो करते हैं, दूसरा बंदा उसी मॉडल को फॉलो करेगा तो उसके लिए डिफरेंट डिसीजन होगा। बट आप अगर किसी सिचुएशन में फँस जाएँ, तो आपके अपने एथिक्स के अंदर अगर आपको चूज़ करना पड़े, कोई एक को चुनना पड़े राह को, तो उनके लिए हैं ये एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। ये मॉडल्स बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि एथिक्स डिफरेंट होते हैं। तो ये सवाल नहीं आना चाहिए या ये कॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए कि हाँ, ये मॉडल्स हमें जो डिसीजन बताएँगे वही सही होगा। नहीं, वो आपके लिए वही सही होगा। तो आपको मदद करने के लिए एथिकल डिलेमा से निकलने के लिए ये मॉडल्स की तश्कील दी गई है, जिनमें हमने आज जो पढ़ना है वो है जी टकर्स 5 मॉडल। आपके सामने है टकर्स 5। ये टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल है, ठीक है? ये इसकी जो इजाद है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे प्रेस्टन टकर को, तो प्रेस्टन टकर एक कैरेक्टर था हिस्ट्री में। गाड़ी उसने गाड़ियों की कंपनी स्टार्ट की और वो फिर रेवोल्यूशनाइज करना चाहता था इंडस्ट्री को। और 1-2 उसने बड़े ज़बरदस्त मॉडल्स भी तैयार किए
और उसके बाद फिर हुआ क्या कि वो स्टार्ट पे ही उसकी कंपनी खत्म हो गई, उसके ऊपर केस चला कि फ्रॉड किया है, खैर बाद में वो बरी भी हो गया लेकिन उसकी कंपनी खत्म हो गई एंड ऑल दैट। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, टकर के नाम से शायद कोई मूवी है। तो उस केस स्टडी से साइकोलॉजिस्ट ने उस केस स्टडी से या थ्योरिस्ट ने 5 क्वेश्चंस निकाले कि ये टकर की जो स्टोरी है पूरी केस स्टडी गाड़ियों की कंपनी की, उससे हमें 5 चीजों का 5 क्वेश्चंस का पता चलता है जिनका जवाब देके आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका जो डिसीजन है वो एथिकल है या नहीं। ठीक है, तो YouTube पे अपलोड होगा, हाँ जी वो हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस क्लास का कोई फायदा नहीं है, इस क्लास में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अपलोड बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरा जी चौथा मिस करके नहीं, चौथा मैंने मिस नहीं किया, चौथा मैंने जान के मिस किया है क्योंकि चौथा जरा एक्सटेंसिव मॉडल है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिन हम ना स्टार्ट करें अगर वो एक क्लास में ना हो पाया, तो इसीलिए उसके लिए हमें शुरू से ही टाइम चाहिए होगा। तो आज हम करेंगे टकर्स 5 मॉडल, 5वां मैं जान के कर रहा हूँ जी, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी पहले कर सकते हैं। अच्छा मैं जिक्र कर रहा था कि इसकी बैकग्राउंड क्या है टकर की, तो वो उस केस स्टडी से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, थ्योरिस्ट ने, बिजनेस फ्रेटर्निटी ने 5 सवाल निकाले और उन्होंने कहा अगर आप इन 5 सवालों का जवाब देंगे तो ये आपको मदद करेंगे 5 सवाल ये डिटरमिन करने में कि आपका डिसीजन एथिकल है या नहीं। ओके, तो वो क्या 5 सवाल हैं जी, लेट्स मूव ऑन टू टकर्स 5 मॉडल एंड ये वो 5 सवाल हैं। अगर आप कभी किसी सिचुएशन में फंस जाए और खास तौर पे किसी कमर्शियल सिचुएशन में, ये ज्यादातर कंपनीज के लिए है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अगर आप किसी कमर्शियल सिचुएशन में फंस जाए तो ये 5 सवालों के जवाब तलाश करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए और इसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे वो डिसीजन आपकी नजर में एथिकल होगा। सो नंबर 1 इज इट प्रॉफिटेबल? भाई पहली दफा ये जस्टिफिकेशन पेश की गई और इसकी आगे ये भी देखेंगे कि किस हद तक ये सही है। जस्टिफिकेशन पहली दफा पेश की गई प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट को आज से पहले तक बुरा समझा जाता था, मुनाफा जी, प्रॉफिट बुरी चीज है और सब कुछ जो है वो होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, दिस एंड दैट, ये तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन पहली दफा एथिक्स के अंदर प्रॉफिट को शामिल किया गया कि प्रॉफिटेबल होना भी एथिकल है। इट इज टोटली एथिकल टू बी प्रॉफिटेबल। बल्कि इस हद तक आर्गुमेंट भी दी गई कि प्रॉफिटेबल ना होना बेसिकली अनएथिकल है। वो क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे हम ये लॉजिक पेश करते हैं कि नंबर 1, profit is a legal right of any entity and businesses specifically are actually created for the purpose of profit. अगर आप business की definition को recall करें तो business is any engagement done for profit. तो profit is a compulsion, a sort of compulsion for business. So profitable होना चाहिए क्योंकि business का मतलब है profit. So it would be unethical business if it does not have any profit for you. या आप जब डिसीजन कर रहे हैं तो उसके लिए ये फायदा, ये हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा, फिर सेकंड जो लॉजिक पेश की प्रॉफिटेबल होने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए ये थी कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किन लोगों का है? उसके शेयर होल्डर्स का, जो ओनर्स हैं। शेयर होल्डर्स क्यों है आपके बिजनेस में? व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस? बिकॉज दे वांट प्रॉफिट एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट देन you are not justifying this shareholder claim and this would be unethical on your part to not include profit for the shareholders। और profit इसीलिए
एथिकल समझा जाता है या प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी तो एक स्टेक होल्डर है भाई, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट कमाना इस टोटली एथिकल, बल्कि उनके लिए प्रॉफिट ना कमाना, ऐसे डिसीजंस लेना जिनमें प्रॉफिट ना हो, ये उनके साथ ज्यादती होगी और अनएथिकल समझा जाएगा। सो these are the logics behind including profit in the ethical framework। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल आपने जो करना है किसी भी बिजनेस में, वो ये है कि क्या ये मेरा डिसीजन या वेंचर या काम प्रॉफिटेबल है या नहीं। सेकेंडली, इज इट लीगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। और अगर आप कोलबर्ग की डेवलपमेंट देखें, मोरल डेवलपमेंट, तो 4 स्टेजेस तक तो आपको, खास तौर पे तीसरी और चौथी स्टेज जो है उसमें तो लीगैलिटी का ज़हन में रखना पड़ता है और लीगल काम ही करना चाहिए, लॉ के अंदर ही काम करना चाहिए। तो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ करते हैं इसको, इस काम को या नहीं, इस डिसीजन में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ना जब एग्जांपल मैं दूंगा ना, देखेंगे कि ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें थोड़ी सी मीन मेकिंग आ सकती हैं, वो आगे देखेंगे हम। बट द सेकंड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड आंसर्ड इज इट लीगल। तो अभी तक अगर आपका आंसर दोनों का यस था, यस इट इज प्रॉफिटेबल, यस इट इज लीगल, तो अभी तक आपका वो डिसीजन एथिकल जा रहा है। तीसरी चीज, इज इट फेयर, ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ऊपर वाले अभी तक थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन इज इट फेयर वाला जो सवाल है ये शुरू से ही टेक्निकल है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पे पहली दफा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है। फेयर, एक के लिए कोई चीज फेयर है, दूसरे के लिए कोई चीज फेयर। फेयर का मतलब क्या जी? यहाँ पे फेयर का मतलब है कि जस्टिस है इस डिसीजन में या नहीं, इक्वालिटी का एलिमेंट है या नहीं, इज इट serving justice and equality for everyone involved in this decision or not। ऐसा नहीं कि एक पार्टी के लिए बहुत अच्छा, दूसरी के लिए बहुत बुरा है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये लोगों के लिए यानी स्टेक होल्डर्स के लिए कितना अच्छा है, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। तो इंसाफ, जस्टिस या फेयर होने का मतलब है कि सबको या मैक्सिमम को, आगे वो आप अपने एथिक्स के मुताबिक डिसाइड करेंगे, उनके लिए ये डिसीजन अच्छा है या नहीं है। तो तीसरी बात, ये आप इस डिसीजन से रिलेटेड लोग जितने भी इन्वॉल्व है उन सबके लिए अच्छा है या नहीं। चौथी चीज, इज इट सस्टेनेबल एनवायरमेंटली। भाई यहाँ पे अब एनवायरमेंट की बात आ गई, एनवायरमेंट की कोई बात नहीं करता बिजनेसेस में, लेकिन यहाँ पे टक्कर मॉडल में एनवायरमेंट का भी जिक्र आ गया। और एनवायरमेंट से मुराद हमारी फिजिकल एनवायरमेंट है, हमारी आबो हवा है, हमारे इर्द गिर्द जो पानी है, दरिया, समंदर, दरख्त, जंगल एटसेट्रा, ये तमाम के तमाम एनवायरमेंट कहलाते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट कहलाते हैं। तो उसके लिए सस्टेनेबल है या नहीं। अब ये जो लफ्ज है सस्टेनेबल, इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। लफ्ज आपने सुना तो बहुत दफा है, लेकिन इसको आप समझना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जितनी स्पीड से आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से उनको रिप्लेनिश किया जाएगा या नहीं, यानी उतनी ही स्पीड से वो वापस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप अपने एनवायरनमेंट को इस पद्धति से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो खत्म ही हो जाए, उसको वापस आने का मौका ना मिले। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री के लिए दरख्त काट रहे हैं, तो क्या आप जो दरख्त काट रहे हैं वो इतनी स्पीड से काट रहे हैं कि वापस भी दरख्त उतनी स्पीड से आ जाए, या ओवरऑल जो एक बैलेंस है दरख्तों का वो इक्विलिब्रियम में रहे, डिस्टर्ब ना हो ज्यादा। तो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जितनी स्पीड से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से उनकी वापसी भी मुमकिन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पोल्यूशन फैला रहे हैं,
धुआं छोड़े जी, एमिशंस छोड़े, तो जितनी ज्यादा या जितनी स्पीड से आप धुआं छोड़ रहे हैं, क्या आपकी एयर या एनवायरनमेंट उसको उस हिसाब से क्लीन भी कर रही है या नहीं? तो ये चीज देखनी है एनवायरनमेंट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर, आपके एनवायरनमेंट को आप जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिप्लेनिश भी यानी वापसी भी, उसकी रीइंबर्समेंट भी उसी स्पीड से हो रही है या नहीं। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी देखना है आपने। फाइनली, इज इट राइट? ऊपर वाले 4 सवाल देखें, उनका आंसर देखें, यस है तो ठीक है, इट इज राइट। अगर कोई आंसर नो है तो आपकी मर्जी है। वैसे तो रूल ऑफ द थंब है कि एक भी आंसर नो हो तो इसको ये अनएथिकल है, बट आपकी मर्जी है। नो है तो नो क्यों है, किस हद तक उसका आंसर नो है, क्या कोई बैलेंस बनाया जा सकता है बिटवीन यस एंड नो, या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है या नहीं? तो आप देखिए, जब तक कि आपके ये सारे आंसर्स यस या कंडीशनल यस ना हो जाए, तो टकर्स के मुताबिक, मॉडल के मुताबिक आपका डिसीजन एथिकल नहीं हो सकता। तो अनएथिकल डिसीजन इज द डिसीजन जिसमें, या राइट डिसीजन वही होगा जिसमें ये मैक्सिमम यस हो या सारे यस हो, और अगर कोई नो है तो वो कंडीशनल हो, उसको भी सही किया जा सकता हो। तो ये है जी टकर्स 5 मॉडल जो आपकी मदद करता है एनवायरमेंटल कमर्शियल डिसीजंस लेने में। अब इसकी मैं आपको एक कमर्शियल एग्जांपल भी देता हूं, आपके साथ मैं इसकी कमर्शियल एग्जांपल भी शेयर करता हूं। ये आप देख लीजिएगा जी, टकर मॉडल ये है, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी सामने? चलिए जी, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर इसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें। ये देखिए, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। Tucker is an American automobile designer and entrepreneur. The man is fictionalized true story of an entrepreneur who had a dream to produce the best car of his time. His dream cars had other features that contemporary cars did not have. अच्छा जी, ये देखें, an air cooled rear engine, ये चीजें पहली दफा उसने इंट्रोड्यूस की। Disc brakes, independent 4-wheel suspension, additional center headlight, और ये सारी चीजें जी। हुआ क्या कि he raised money, generated demand and set up a factory to make his dream cars. Then, unfortunately, like many other entrepreneurs, he was not able to fight the big guys and failed to fulfill his dream. But in some ways, Tucker succeeded. The automobile industry gradually accepted many of Tucker's revolutionary ideas. ये सारी एक पैराग्राफ की आप पढ़ लें बेशक। हुआ क्या, अब ये मैं पढ़ लेता हूं, इससे हमें क्या फायदा हुआ। Despite the apparent failures of Tucker, he became a legend, living in the hearts and minds of people with strategies known as Tucker's 5-question model. तो ये इस केस स्टडी से हमें ये क्वेश्चन मिले 5। His model is a powerful tool for determining the most ethical outcome in a given situation. ठीक है जी, तो ये सारा कुछ जब आप पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली नतीजा क्या है, ये 5 क्वेश्चन, ये 5 की तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है बेटा, लेकिन ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमें इस केस स्टडी से मिलते हैं। और ये भी आप ये YouTube पे भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको पूरे को पॉज करके। सिनेरियो 1 पे मैं जा रहा हूं। ACD Corp is planning to build a new factory in a developing country.
एनालिसिस शोज, अच्छा सिचुएशन क्या है कि एक कंपनी है मल्टीनेशनल, वो एक डेवलपिंग कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक नई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं डेवलपिंग कंट्री में। उसके लिए उन्होंने एक जायजा लिया सिचुएशन का, इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया, तो पता चला कि एनालिसिस शोज दैट द न्यू फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन अल्टरनेटिव्स because of cheaper labor and land costs. The government of the developing country has helped the company with its legal compliance, which is now fully complete. And the local population is anxiously waiting for the jobs, which will in turn bring much needed economic growth to the developing country. The factory is to be built on reclaimed brownfield land and will produce a lower unit rate of environmental emissions than a previous technology. चलो जी, अब आपकी फैक्ट्री ने फैसला करना है कि हम लोग यहाँ पे इस मुल्क में फैक्ट्री नहीं खोले या ना खोले। उसके लिए टकस 5 क्वेश्चन मॉडल यूज करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, इज इट प्रॉफिटेबल? यस, द इन्वेस्टमेंट विल एनेबल द कंपनी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, hence make a superior return than the alternatives. ठीक है, ये कहां से आपको पता चला? आप ऊपर अगर केस देखें तो चीपर लेबर एंड लैंड कॉस्ट, यानी ये प्रॉफिटेबल है। सो द आंसर इज यस। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, इज इट लीगल? यस, द गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, प्रिज्यूमेबली वेरी कीन टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, हैज हेल्प्ड द कंपनी विद इट्स लीगल इश्यूज। ये ऊपर आपको एक पैराग्राफ में पता चला होगा कि लीगल कंप्लायंस में गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद की है। ये इसी तरह बेटा जैसे कि सी पैक के लिए पाकिस्तान ने बहुत किया, ठीक है, बहुत से लॉज भी ऐसे चेंज करने पड़े होंगे जो हमने किए हैं। तो इसी तरह उस कंट्री ने लॉज चेंज किए उस कंपनी के लिए। तीसरा सवाल, इज इट फेयर? अब इज इट फेयर के लिए आपने क्या देखना है? पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है इस डिसीजन के अंदर, यानी स्टेक होल्डर्स कौन है। तो 2 स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इस आंसर में इन्होंने एक ही किया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक और की गुंजाइश भी मौजूद है। 2 स्टेक होल्डर्स जो इस सिनेरियो के अंदर इन्वॉल्व हैं वो है जी, नंबर 1 जो लोकल कम्युनिटी है, उधर की लोकल कम्युनिटी। अब उसके बारे में अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है कि द स्टेक होल्डर मेंशन्ड इन द सिनेरियो इज द वर्कफोर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हु आर टोल्ड इज एंशियसली वेटिंग, यानी वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग सी पैक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसी तरह की वो कंपनी, वो लोग भी इर्द गिर्द के इंतजार कर रहे हैं। और the scenario does not mention any stakeholders adversely affected by the investment. यानी अभी तक हमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं पता चली, ना गवर्नमेंट इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही है बुरे सेंस में, ना ही वहां के जो लोकल वर्कफोर्स है, लोग हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। तो अभी तक ये फेयर है, सब खुश हैं जी, सबके लिए अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुराई नहीं हो रही। अच्छा, फिर पहले हम एनवायरनमेंट का देख लें। इज इट सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली साउंड? यस। कैसे पता चला? आप देख सकते हैं ऊपर पैराग्राफ में एक ब्राउन फील्ड का जिक्र किया गया, यानी एक ऐसी जगह का जिक्र किया गया है जहां पे जो फैक्ट्रियां लग रही हैं वो पोल्यूशन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट या ब्राउन फील्ड जो भी है, तो यहाँ पे पढ़े अगर आप, द सिनेरियो स्पेसिफिकली मेंशन्स एन एनवायरमेंटल एडवांटेज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सो इन दिस स्पेशली सिंप्लीफाइड केस द डिसीजन इज क्लियर। ठीक है जी, ये ऊपर वाला भी राइट वाला भी इसके साथ मिला लेते हैं। और ईच क्राइटेरिया पासेस, यानी passes each decision criteria in the 5 question model. और ऊपर राइट पे आ जाए अब आप, तो yes, the scenario explains that the factory will help the developing country with much needed economic growth and no counter arguments are given. अभी तक इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं आया, तो ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, सब कुछ यस में था, तो कंपनी को चले जाना चाहिए उस मुल्क में, ये एक एथिकल डिसीजन होगा।
लेकिन साथ ही आखिरी लाइन अगर आप पढ़े एनवायरमेंटली साउंड में, in more complex situations it is likely to be a much more finely balanced decision. ये तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी आपको करने पड़ सकते हैं। उसके लिए सिनेरियो 2 देखें जी। उसी को कंटिन्यू करते हुए सिनेरियो को वही कंपनी है एसीडी कॉर्प, थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। Some more information has emerged about ACED's Corp's new factory in the developing country. The brownfield land that the factory is to be built on has been forcefully requisitioned from a community, the poor community, considered as second-class citizens by the government of the developing country. The poor community occupied the land as a slum and now has nowhere to live. भाई ये ट्विस्ट आ गया इस सिचुएशन के अंदर, और वो क्या है, एक इंडियन फिल्म की स्टोरी लगती है ना, कि फिल्म क्या, सॉरी स्टोरी क्या हुई, ट्विस्ट क्या आया कि वो जो जहाँ पे फैक्ट्री बन रही है, वो जो लैंड है, वहां पे पहले झोंपड़ियां होती थी। तो वो एक आबादी थी जी, झोंपड़पट्टी थी, और वहां से उन लोगों को निकाला गया और उसकी जगह पे ये लैंड बिल्ड किया जा रहा है। तो एक ये सिचुएशन आ गई। अब वो ही सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं इस नई इंफॉर्मेशन के साथ। नंबर 1, इज इट प्रॉफिटेबल? यस, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड अभी भी कंपनी को कोई डाउट नहीं है, कॉस्ट उसकी अभी भी कम होगी। लीगल, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो ट्विस्ट आ गया, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। It appears that the government of the developing country has no effective laws to prevent the forced displacement of the poor community and may be complicit in the forced removal. लेकिन investment may not be technically illegal, क्योंकि legal structure जो है उसके अंदर रहते हुए आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक और पहलू आ गया legality का। It appears that the legal structures in the host country are not particularly robust, यानी कोई इतने क्या कहते हैं उसको, खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं है, या खातिर ख्वाह लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। उस मुल्क में लॉज इतने कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो पुअर कम्युनिटी को ऑपरेशन का सामना करना पड़े। तो लॉज की अगर सिर्फ बात करें तो बेशक ये टेक्निकली लीगल नहीं है, लेकिन लग रहा है कि लीगल सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है। अब सीपैक की अगर पाकिस्तान के साथ मिसाल लें, तो भाई सीपैक वैसे लीगल है, आपने उनके लिए इकोनॉमिक जोन्स भी बना दिए और सारा कुछ, लेकिन अगर सवाल पैदा हो कि यार आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मुल्क के लॉज को इतनी आराम से चेंज कर सकते हो, तो लगता यही है पाकिस्तान में लॉ या लीगैलिटी की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, और बात सही भी है। ये चीज इस कंपनी ने जहन में रखनी है। तीसरा सवाल, इज इट फेयर? यहाँ पे मसला आ गया ना कि कम्युनिटी जो है, जो वर्क फोर्स थी, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो गरीब लोग, वो भी स्टेक होल्डर है और वो भी इन्वॉल्व होंगे इस डिसीजन में कि करने चाहिए आपको, उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब आपके ऊपर, अगर आप आखिरी लाइन पढ़े, the answer to is it fair will depend on the decision makers view of the conflicting rights of the parties involved। बेटा यहाँ पे अब आप अपने आप को देखें, अगर आप एब्सोल्यूटिस्ट हुए तो आप कहेंगे नहीं, गलत है जी, पुअर कम्युनिटी एक घर भी गिराना पड़े अगर इस फैक्ट्री के लिए, तो वो गलत है, ये एब्सोल्यूटिस्ट कहेगा। रिलेटिविस्ट कहेगा कि नहीं यार, ऐसा हो सकता है कि ये कम्युनिटी को गिराना या खाली करना अच्छा हो। तो यहाँ पे रिलेटिविस्ट वो 3 किस्म के हैं जी। ईगोइस्ट, नंबर 1 ईगोइस्ट क्या कहेगा कि मेरी कंपनी के लिए अच्छा है तो ये अच्छा है, कोई मसला नहीं, पुअर कम्युनिटी की खैर है, मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है तो ये अच्छा है। अल्ट्रुइस्ट क्या कहेगा कि नहीं, ये हमें कम्युनिटी के लिए भी सोचना है, वर्कफोर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, ये जो पुअर कम्युनिटी है हम इसके लिए भी घर अलग से बनाएंगे, तो इनके लिए भी हम अलग से घर बनाएंगे, इनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है।
ये डिसीजन होना चाहिए सबके लिए अच्छा। यूटिलिटेरियन क्या कहेगा कि यार ये जो गरीब लोग हैं, ये 100 लोग हैं जी या 50 घर हैं, 20-22 घर हैं, लेकिन इससे जो फायदा होगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। तो अल्टीमेटली इन लोगों पे खर्च होगा, पूरे मुल्क पे खर्च होगा, गवर्नमेंट भी खुश है, एम्प्लॉयमेंट खुशहाली आएगी। तो ठीक है, हमने माना कि गरीबों के साथ ज्यादती है, लेकिन ओवरऑल इससे मुल्क में बेहतरी ज्यादा आएगी। तो यूटिलिटेरियन कहेगा बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ फेयर डिसीजन। समझे आप? यहाँ पे आपकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ एथिक्स दो काम आएगी। फिर एनवायरमेंटली साउंड, सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं जी, एनवायरमेंट के बारे में एमिशंस कम ही होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इज इट राइट? The new information invites the decision maker to make an ethical assessment of the rights of poor community against the economic benefits of the investment. वही जो मैं बात कर रहा था। Other information might be sought to help to make this assessment, including, for example, the legality of the poor community's occupation of the site, options for rehousing them once construction has begun. तो यही सारी बातें ज़हन में रखते हुए आपने अब डिसीजन लेना है, ये डिसीजन सही है या नहीं। अब अगर आपको लगे ना ये डिसीजन सही नहीं है, इसका मतलब नहीं कि काम ही खत्म कर देना है। इसके अंदर थोड़ी चेंजेस लाने की कोशिश करें अपने मॉडल के अंदर। अब जिस तरह ये कंपनी ने देखा मिसाल के तौर पे, और इसको लगा नहीं यार हमें झोपड़पट्टी को नहीं खत्म करना चाहिए, तो भाई आप फिर ऐसी अरेंजमेंट्स करो कि अगर झोपड़पट्टी खत्म हो भी जाए तो सही हो। वो अरेंजमेंट्स करने के बाद दोबारा से ये 5 क्वेश्चंस के आंसर दो। तो जब तक ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको सेटिस्फाई ना कर दे, तब तक वो डिसीजन ना करो। वही डिसीजन एथिकल होगा जो आपको इन 5 क्वेश्चंस पे सेटिस्फाई कर दे। और बार-बार इसको रिवाइज करो। यानी अगर आपको लग रहा है कि ये अनएथिकल काम हो रहा है, इसको बार-बार रिवाइज करो अनलेस एंड अंटिल ऑल 5 क्वेश्चंस आर आइदर यस और या कंडीशनल यस भी है तो मेजॉरिटी के लिए अच्छा है। चलें जी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब आपके क्वेश्चंस देखता हूं मैं, जो कि माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं है। आज हमने एक ही सेशन पढ़ना है इंशाल्लाह, आगे देखेंगे क्या है रमजान में सीन। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें जी, 1 मिनट रह गया है, खुद ही खत्म हो जाएगी रिकॉर्डिंग। जी याशिर। सर ये ऑनलाइन पेपर का सुना है, तो ये सच है बात? यार वो कल वो एक फेक ट्वीट था, लेकिन आपस की बात है कि सोच रहे हैं। देखिए अभी तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था ना कि जूम भी कोई चीज है, मुझे तो पता भी नहीं था। जो आपस की बात है, पता चला जूम 3-4 साल पुरानी चीज है और मुझे तो जी पता ही जी। नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजों का बेटा पता चलेगा। ऑनलाइन पेपर दुनिया भर में होते हैं, हमारे भी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। दुआ करें हालात ठीक हो जाए। अभी कोई फाइनल सर अगर होती है तो वो उसके लिए आप प्रोवाइड करेंगे डाटा वगैरह जो है, क्योंकि हाँ वो तो जाहिर बात है यार, जब करेंगे तब वो ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे आपको। जी स्लाइड्स ठीक भी होगा देंगे, सर। नोट्स भी, सब कुछ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग भी बेटा आहिस्ता आहिस्ता ना इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ठीक है आहिस्ता आहिस्ता सर। आपकी मदद करेंगे। टाइम अगर जी खत्म थैंक हो यू जाए सर। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओके थैंक यू फिर कह सो रहा है मच। सर हम भूल चुके हैं सारा। बेटा तू याद करके भी याद नहीं कर सकता, ठीक है? हम भूल चुके हैं सारा। वेरी गुड, ओके सर, चले चले जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके आखिरी सर। सवाल